हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम मौर्य साम्राज्य के पतन के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उस साम्राज्य का जो विस्तार है वो अशोक के समय में चरम सीमा पर पहुंचा। लेकिन अशोक की मृत्यु के पश्चात ये विशाल साम्राज्य जो अपनी विशालता के लिए है वो भारत में प्रसिद्ध माना जाता है, वो अशोक की मृत्यु के पश्चात उस साम्राज्य पर अशोक की मृत्यु के पश्चात एक तरह से है वो संकट के बादल है वो मंडराने लगते हैं। और यह जो शक्तिशाली जो साम्राज्य था वो एक तरह से उसका पतन है वो प्रारंभ हो जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अशोक की मृत्यु के 50 वर्ष के भीतर ही है ये मौर्य साम्राज्य है वो उसका पतन हो जाता है। और अंतिम मौर्य शासक जो बृहदत्त है उसी के सेनापति है वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा है वो हत्या कर दी जाती है। और मौर्य साम्राज्य के स्थान पर मौर्य साम्राज्य के स्थान पर है एक नए राजवंश है शुंग वंश की वो स्थापना हो जाती है। तो हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि ये मौर्य साम्राज्य जो अपनी विशालता के लिए वो प्रसिद्ध माना जाता था, अपनी कुशल प्रशासनिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध माना जाता था, आखिर ऐसे कौन से कारण हुए जिसके कारण से इतनी तीव्र गति से इस विशाल साम्राज्य का एक तरह से बड़ी द्रुत गति से और नाटकीय ढंग से है वो पतन हो गया। हालांकि साम्राज्य का पतन और जो उत्थान है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है, एक नेचुरल फिनोमिना है। जिन राजवंशों का उत्थान होता है उनका पतन होना स्वाभाविक ही होता है। लेकिन फिर भी है इतने विशालतम साम्राज्य का जो पतन इतनी तेज़ी से होना और इतने नाटकीय ढंग से होना, इतने कम समय में होना, एक विचारणीय प्रश्न है जिसके कारण से मौर्य साम्राज्य जो विचारणीय प्रश्न है कि इस साम्राज्य का पतन आखिरकार क्यों और कैसे हुआ। तो साम्राज्य के पतन के लिए है वो कई कारणों को उत्तरदायी माना जाता है। और इसके लिए सबसे प्रमुख कारण की यदि हम बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी मौर्य साम्राज्य एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और राजतंत्रात्मक व्यवस्था की जो सफलता और जो विफलता है वो शासकों की योग्यता और अयोग्यता पर निर्भर करती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अशोक के मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो अशोक के जो निर्बल और अयोग्य उत्तराधिकारी हुए वो इस विशाल साम्राज्य है उसको वो संभाल नहीं सके। और वो मौर्य साम्राज्य की जो विघटन है उनको रोकने की उनकी न तो शक्ति थी और नहीं इच्छा थी। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो किसी भी साम्राज्य का स्थायित्व है वो दो तरह से ही रोका जा सकता है, या तो शक्ति के बल पे या एक शांति की नीति के द्वारा। तो जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने है वो अपनी शक्ति के बल पर है वो विशाल साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा। अशोक ने अपने धर्म की नीति के द्वारा है वो विशाल साम्राज्य को है वो अक्षुण्ण रखने में विभिन्न जो संप्रदाय है उनके मध्य एकता स्थापित करने के अंदर है वो सफल रहा। लेकिन अशोक के जो निर्बल उत्तराधिकारी हैं उनमें न तो धर्मघोष की नीति और न ही भैरीघोष की नीति, इन दोनों ही नीतियों का पालन करने के अंदर वो सक्षम नहीं थे। और फलस्वरूप है वो अशोक की मृत्यु के पश्चात दुर्बल जो अयोग्य उत्तराधिकारी हैं उनके कारण से हैं वो मौर्य साम्राज्य का जो पतन है वो असंभावी हो जाता है। और किस प्रकार मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात उसका जो पुत्र जालोक है वो किस प्रकार कश्मीर का स्वतंत्र शासक बन जाता है, और किस प्रकार जो अशोक की मृत्यु के पश्चात किस प्रकार कश्मीर और गंधार सहित जो पश्चिमोत्तर भाग है वो मौर्य से अलग हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए कह सकते हैं कि जो अशोक के जो निर्बल और जो अयोग्य उत्तराधिकारी थे उनको मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए वो उत्तरदायी माना जा सकता है। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जो एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण है वो प्रसिद्ध इतिहासकार रुमिला थापर है वो ये मानती हैं कि मौर्यों ने एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का गठन किया, लेकिन जो
जो प्रशासनिक व्यवस्था का गठन किया वो अत्यधिक केंद्रीकृत था अर्थात सेंट्रलाइज था। उसमें पूरे शासक को इतना अधिकार दे रखे थे कि हर बात पर जो अंतिम निर्णय है वो शासक को करना होता था। तो केंद्रीकरण है वो तब तक ही सफल हो सकता है जब तक कि है वो शासक शक्तिशाली हो। इतने बड़े विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण रखना है वो एक शक्तिशाली शासक के द्वारा ही संभव हो सकता है। लेकिन अशोक के जो निर्बल उत्तराधिकारी थे वो इतने विशाल साम्राज्य का नेतृत्व वो नहीं संभाल सके, और अत्यधिक केंद्रीकरण के कारण से है वो एक तरह से क्या है कि उनके इतने विशाल साम्राज्य की देखभाल नहीं करने के कारण से है, केंद्रीकृत ढांचा होने के कारण से है वो एक तरह से मौर्य साम्राज्य का जो पतन है वो हुआ। इसके साथ साथ मौर्य साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण है वो केंद्रीकृत शासन को तो उर्मिला थापर मानती है। इसके साथ साथ जो मौर्यकालीन जो शासन व्यवस्था थी उसमें जो प्रांत है उनमें एक तरह से प्रांतीय शासक थे, और प्रांतीय शासक है उसमें एक राज परिवार से संबंधित व्यक्ति कुमार वगैरह वो नियुक्त होते थे। लेकिन जो अशोक के लेकिन इन जो प्रांतीय जो शासक थे वो भी अमात्यों की सहायता से वो शासन करते थे। तो अमात्य थे वो उनकी दमनात्मक नीति है वो भी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण थे, क्योंकि उन्होंने जनता का दमन करना प्रारंभ कर दिया। और उसकी पुष्टि है वो बिंदुसार के समय में है वो किस प्रकार तक्षशिला में विद्रोह होता है और विद्रोह को दबाने के लिए किस प्रकार अशोक वहाँ जाता है। तो अशोक को वहाँ की जनता ये निवेदन करती है कि हमें न तो यहाँ के गवर्नर से कोई शिकायत है और न ही यहाँ के शासक जो बिंदुसार है उससे शिकायत है, अपितु यहाँ के जो दुष्ट अमात्य हैं जो उनका अपमान करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किस प्रकार जो अधिकारी तंत्र था, जो दूरस्थ प्रांतों में स्थित अधिकारी तंत्र था, वो एक प्रकार से उनकी जो नीतियाँ थी वो जनता की विरोधी थी, और उसके कारण से जनता में असंतोष पैदा हुआ, और वो असंतोष है वो मौर्य साम्राज्य की पतन का एक तरह से कारण बनता है। और ये कारण उसमें जैसे आप जानते हैं कि अशोक के शासनकाल में भी तक्षशिला के अंदर जब पुनः विद्रोह होता है तो किस प्रकार उसका दमन किया जाता है। और आप जैसा जानते हैं कि कलिंग अभिलेख के अंदर भी इसकी पुष्टि होती है कि अमात्य है वो दुष्ट थे, क्योंकि कलिंग अभिलेख के अंदर ये उल्लेख मिलता है कि अधिकारियों का कुशासन है वो व्याप्त था। तो जो दूरस्थ प्रांतों के अंदर जो एक तरह से जो अधिकारी थे उनकी मौर्य साम्राज्य के जो अशोक के जो उत्तराधिकारी के समय के अंदर है उनकी जो वफादारी है उनके अंदर जो कमी आती है, और उस वफादारी में कमी के कारण से है वो एक तरह से उनके जो विद्रोह है उनको रोकने के अंदर है वो जो अशोक के जो उत्तराधिकारी हैं वो एक तरह से सफल नहीं रहते हैं, और इस कारण से है मौर्य साम्राज्य के ये दूरस्थ प्रांत है वो साम्राज्य से अलग होने लगते हैं। तो इस प्रकार एक तरह से दूरस्थ प्रांतों के जो अमात्यों की जो जनता के प्रति जो अत्याचारपूर्ण शासन था या दमनकारी नीति थी वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए रोमिला थापर तो यहाँ तक कहती है कि जो मौर्य शासन व्यवस्था के अंदर जो नौकरशाही व्यवस्था थी, उस नौकरशाही व्यवस्था के अंदर जो एक तरह से जो वहाँ के जो प्रांतीय गवर्नर थे वही अधिकारियों की नियुक्ति करते थे, और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि एक सुयोग्य और सुप्रशिक्षित नौकरशाही है वो नहीं थी, और उसके कारण से वो मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। लेकिन रोमिला थापर के इस कथन को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि उस राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत है वो किसी परीक्षा के द्वारा है वो अधिकारियों की नियुक्ति करना है वो संभव नहीं था, क्योंकि परीक्षा के द्वारा है वो अधिकारियों की नियुक्ति है वो ब्रिटिश काल में ही थी। तो इस तरह से ये एक तरह से रोमिला थापर का ये आरोप कि एक तरह से योग्य प्रशासनिक ढांचे के अभाव के अंदर मौर्य साम्राज्य का जो पतन हुआ इसको सही नहीं मान सकते। लेकिन रोमिला थापर है वो इस कथन पर वो बल देती है। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए एक तरह से क्या है कि जो मौर्य साम्राज्य से जो दूर के जो प्रांत थे उनमें है वो जो भौतिक विकास है उसकी गूंज होने लगती है। वो भी एक प्रकार से लोहे के औजार और हथियारों का वो प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं, और भौतिक संस्कृति का ज्ञान जब दूरस्थ प्रांतों में होने लगता है तो ऐसी स्थिति के अंदर है वहाँ भी एक तरह से उनमें महत्वाकांक्षा जागृत होती है, और किस प्रकार दूरस्थ प्रांतों में स्थित है वो किस प्रकार शुंग कण्व और सातवाहन
चेदी और जैसे राजवंश है उनका उदय होता है। तो कहने का मतलब भौतिक समृद्धि है वो भी एक प्रकार से है मौर्य साम्राज्य की पतन का महत्वपूर्ण कारण था। भौतिक समृद्धि का प्रसार था, क्योंकि प्रारंभ में भौतिक समृद्धि है वो गंगा के मैदान के आसपास ही थी। लेकिन ये भौतिक समृद्धि समय के साथ साथ जब दूरस्थ प्रांतों में होती है तो दूरस्थ प्रांतों के जो जनता है वो एक प्रकार से इसका उपयोग करती है और वो शासकों के विरुद्ध है, वो अपनी स्वतंत्रता कायम करने का प्रयास करती है, जिसके कारण से मौर्य साम्राज्य का पतन होता है। मौर्य साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण है वो आर्थिक कारण को भी माना जाता है। जो प्रसिद्ध इतिहासकार डी.डी. कौशाम्बी है वो ये कहते हैं कि जो 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 मौर्य जो शासक है विशेष रूप से अशोक वगैरह है, उन्होंने क्या है कि एक तरह से क्या है कि एक विशाल नौकरशाही रखने के अंदर है, या जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के अंदर है, या विभिन्न प्रकार जो सार्वजनिक जो कार्य किए, जिसमें अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, विहारों का निर्माण करवाया। तो उसके कारण से क्या है कि एक तरह से शाही खजाना वो खाली हो जाता है, और इस तरह से जो शाही जो खजाना है वो खाली हो जाता है, और इसके कारण से मौर्य साम्राज्य का जो पतन होता है। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण से अशोक की जो एक तरह से बौद्ध भिक्षुओं को है वो दान देने की नीति है, और विभिन्न लोक कल्याणकारी कार्यों के अंदर अत्यधिक धन खर्च करने की नीति है, विभिन्न नौकरशाही जो एक विशाल नौकरशाही उसको इसके रखरखाव के लिए विभिन्न प्रकार के धन देने की जो नीति है, उसके कारण से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। और इसकी पुष्टि है वो एक तरह से उत्तर मौर्य काल के अंदर जो सिक्के में मिलते हैं उनमें किस प्रकार मिलावट होती है उसकी पुष्टि होती है। तो एक तरह से आर्थिक कारण को भी है, फाइनेंशियल जो क्राइसिस है उसको भी मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए है वो उत्तरदायी माना जाता है, उत्तरदायी वो माना गया है। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ये जो विभिन्न कारण हैं, जिसमें अशोक के जो निर्बल उत्तराधिकारी हैं और अत्यधिक केंद्रीकृत शासन प्रणाली है, या दूरस्थ प्रांतों में स्थित जो अमात्य है उनका एक तरह से अत्याचारपूर्ण रवैया है, ये तो उत्तरदायी थे। इसके साथ साथ एक तरह से क्या है कि अशोक की जो नीति है उसको भी काफ़ी हद तक है वो मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए वो उत्तरदायी माना जाता है। तो अशोक की नीति के संदर्भ के अंदर है प्रसिद्ध इतिहासकार हरप्रसाद शास्त्री हैं, उनका मानना है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए है वो अशोक है वो उत्तरदायी था, क्योंकि अशोक की जो धार्मिक नीति थी वो मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण थी। क्योंकि अशोक की धार्मिक नीति है वो बौद्ध धर्म के पक्ष में थी, और ब्राह्मण धर्म की जो विशेषाधिकार है और ब्राह्मण धर्म की जो समाज में श्रेष्ठता थी एक उनके उस पर एक कठोराघात थी, और उसके कारण से ब्राह्मणों ने है वो एक तरह से प्रतिक्रिया की पुष्यमित्र शुंग के नेतृत्व में, और मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए एक तरह से जो अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति है उसको एक तरह से उत्तरदायी माना जाता है, लेकिन अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति को सही नहीं माना जा सकता। प्रसिद्ध इतिहासकार हेमचंद रायचौधरी है वो उसका एक तरह से है वो आलोचना करते हैं, क्योंकि हेमचंद रायचौधरी का मानना है कि अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति और अशोक की जो एक तरह से हम कहें कि जो एक तरह से अहिंसा की जो नीति है वो एक प्रकार से वो मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण थी। इसको सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि अशोक ने जो अहिंसा की नीति तो अपनाई, लेकिन अशोक ने पूर्ण रूप से अहिंसा की नीति नहीं अपनाई, क्योंकि जो पशु बलि है उस पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया। क्योंकि पशु बलि है वो ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मणों की जो यज्ञ वगैरह के अंदर जो पशु बलि दी जाती थी उसका अशोक विरोधी था, पशु बलि पर प्रतिबंध लगा लिया। लेकिन अशोक ने सभी पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगाया, कुछ पशुओं पर प्रतिबंध लगाया। और यदि यज्ञ आदि अवसरों पर है वो जो पशु बलि का जो विरोध है वो तो हमें उपनिषदों के अंदर भी दिखाई देता है। तो इसलिए अशोक की जो पशु जो बलि की प्रथा पर जो प्रतिबंध है उसको है वो एक तरह से है वो उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इसको एक तरह से बढ़ा चढ़ाकर है वो प्रस्तुत किया गया है। अशोक ने जो धम्मावत्रों की नियुक्ति की वो भी उसको भी ब्राह्मण विरोधी माना जा सकता है, लेकिन उसको ब्राह्मण विरोधी है वो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अशोक ने जो धम्मावत्रों को जो अधिकार दिए वो ब्राह्मण और श्रमण है वो सभी के कल्याण के लिए थे। और जो राजुक जैसे अधिकारी थे जिनको वो अधिकार दिया था, न्यायिक से जुडिशरी जो राइट दिए थे, जिसके अंतर्गत है इतिहासकार कहते हैं कि वो ब्राह्मण के विशेषाधिकारों के आधार था।
लेकिन अशोक ने है वो ब्राह्मणों की विशेषाधिकारों को ख़त्म करने के उद्देश्य से है वो राजकों की नियुक्ति नहीं की थी या दंड विधान नहीं किया था, अपितु उनका दंड विधान है वो लोकहित के अंदर है और एक तरह से इंसानियत के लिए था कि सभी के लिए समान है वो दंड होने चाहिए। तो इस नीति को भी, धर्मावतारों की नियुक्ति को भी है वो अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति है वो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अशोक का उद्देश्य है वो ये नहीं था। और ये अशोक की जो ऐसा कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने है वो एक तरह से है वो ब्राह्मणों को संगठित कर करके वो क्रांति की, ये उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपितु पुष्यमित्र शुंग की जो करते था वो एक प्रकार से एक सैनिक क्रांति थी हम कह सकते हैं, क्योंकि उसने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए है वो अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या की। उसके साथ सभी ब्राह्मणों ने है, ब्राह्मण शक्तियों ने पुष्यमित्र शुंग का समर्थन किया था। इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी सैनिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए है वो पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर एक नए वंश की स्थापना की। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति है उसको हम एक तरह से है ये नहीं कह सकते कि उसके कारण से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। आंशिक प्रभाव हम कह सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण विरोधी नीति को हम मौर्य साम्राज्य के पतन का है वो कारण नहीं मान सकते। हेमचंद रायचौधरी तो ये मानते हैं कि अशोक की जो अहिंसा की जो नीति है, नॉन वायलेंस की नीति है, वो एक तरह से क्या है कि जो 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 एक मौर्य साम्राज्य का पतन का वो कारण बनी, क्योंकि अशोक ने जो कलिंग युद्ध हुआ उस कलिंग युद्ध के पश्चात है उसने हमेशा हमेशा के लिए है वो धर्मघोष की, जो भेरीघोष के स्थान पर धर्मघोष की नीति अपना ली, जिससे कि एक तरह से सेना का जो सामरिक उत्साह है वो ठंडा पड़ जाता है और किस तरह से जो 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 सैन्य शक्ति है वो क्षीण हो जाती है, क्योंकि अशोक ने है वो सेना पर वो कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सेना की आवश्यकता को महसूस नहीं किया गया। लेकिन एक तरह से क्या है कि अशोक की इस अहिंसा की नीति को है वो मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि अशोक ने जो शांतिप्रिय जो नीति अपनाई उसमें कट्टरता नहीं थी। वो एक तरह से क्या है कि अशोक है वो मानवीय स्वभाव की जो जटिलता उसको अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसने शांतिप्रियता की नीति अपनाया, लेकिन युद्ध को पूर्ण रूप से उसने त्याग नहीं किया। और इसका प्रमाण ये है कि उसने सेना को भंग नहीं किया, क्योंकि अशोक के 13वें शिलालेख में इस बात की पुष्टि होती है कि जब आठविक जातियों ने है वो एक प्रकार से है वो जो विद्रोह करने का जो प्रयास किया, तो ऐसी स्थिति में अशोक उनको चेतावनी देती, अशोक उनको आठविक जातियों को ये चेतावनी देता है कि यदि आपने है वो एक तरह से विद्रोह किया तो ऐसी स्थिति में कलिंग की जो सेना जिसने कलिंग का तहस नहस कर दिया था वो तैयार है। तो अब आठवीं जातियों की चेतावनी है वो इस बात का प्रमाण है कि अशोक के समय में सैनिक शक्ति वो क्षीण नहीं हुई थी। अपितु यद्यपि उन्होंने अहिंसा की नीति अपनाई, लेकिन अहिंसा की नीति का पूर्ण रूप से परित्याग है वो नहीं किया था। तो अशोक की जो अहिंसा की नीति कोई भी नीति के कारण से जो मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, और कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि उसके कारण से है वो जो एक तरह से विदेशी आक्रमण होते हैं और किस तरह से है वो यूनानियों के आक्रमण होते हैं, और यूनानी के आक्रमण को है जिस मौर्यकालीन जो सेना है उसने सेलुकस का विरोध, सेलुकस की सेना के दांत खट्टे किए थे, उसी सेना ने है वो किस तरह से वो सैन्य शक्ति है वो क्षीण हो गई थी। तो वो सैन्य वो उस सेना का जो 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 जो, जो उसको नहीं रोकना है वो दुर्बल उत्तराधिकारियों के कारण था, न कि अशोक की एक तरह से हम कह सकते हैं कि अहिंसा की नीति के कारण से। तो अशोक के को भी है वो एक तरह से हम इसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते कि अशोक की अहिंसा की नीति या ब्राह्मण विरोधी नीति है वो मौर्य साम्राज्य के पतन का है वो कारण थी। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जैसे जी.डी. कोशाम्बी है वो आर्थिक कारण को बताता है, और किस प्रकार आर्थिक कारण के कारण से है वो किस प्रकार है वो अशोक की दानशीलता की नीति के कारण से है किस प्रकार खजाना खाली हो जाता है, या लोक कल्याणकारी कार्यों के कारण से किस प्रकार खाली हो जाता है। लेकिन अशोक की जो एक तरह से जो मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए वो किसी एक कारण को वो उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। काफ़ी हद तक है वो हम ये कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए है वो कई कारण है वो उत्तरदायी थे। अभी जिसके अंदर एक जो प्रसिद्ध इतिहासकार है वो निरंजन राय है, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए वो अशोक के द्वारा जो अपनाई गई
जो एक तरह से विदेशी विचार की जो नीति है, जिसके अंतर्गत उसने कला के क्षेत्र के अंदर है वो जो अरबी जो एक तरह से ईरानी जो परंपरा है उसको जो अपना लिया था, तो उसके कारण से वो हम कह सकते हैं कि जनसाधारण के अंदर है वो एक असंतोष पैदा हो गया था। तो इसके अलावा अशोक का जो समाजों के द्वारा जो निषेध था, वो उससे जनता अशोक के विरुद्ध हो गई थी। किंतु इस प्रश्न को है वो एक तरह से है वो उचित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उस समय इस बात इतनी विचार शक्ति वो पैदा नहीं हुई होगी कि किसी विशेषी तत्वों को अपनाने से है वो लोग है वो उसके विरुद्ध वो हो जाएं। तो इस तरह से निरंजन राय है उसकी भी इस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि विदेशी तत्वों के अपनाने के कारण से जनता है वो एक तरह से मौर्यों के विरुद्ध है वो संगठित हो गई थी और उन्होंने पुष्यमित्र शुंग का वो समर्थन किया था। तो हम ये कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए है वो कई कारण है वो उत्तरदायी थे, लेकिन किसी एक कारण से मौर्य साम्राज्य का पतन नहीं हुआ। उसमें सबसे प्रमुख कारण यदि हम कहें तो अशोक के निर्बल उत्तराधिकारी थे, जो एक विशाल साम्राज्य है उसको एक तरह से है वो अक्षुण्ण नहीं रख सके। यदि वो योग्य होते तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो साम्राज्य इस विशाल साम्राज्य की अक्षुण्णता है उसको कायम रख सकते। यद्यपि कुछ अंश तक है हम अशोक की नीति को उत्तरदायी मान सकते हैं, लेकिन अशोक की जो नीति धम की नीति थी और चंद्रगुप्त मौर्य की जो भेरी घोष की नीति थी, उन दोनों नीतियों में से किसी एक नीति का पालन भी उसके उत्तराधिकारी करते तो हम कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य का जो विघटन है उसको काफ़ी हद तक है वो रोका जा सकता था। तो ये हम कह सकते हैं कि प्रसिद्ध इतिहासकार जो नीलकंठ शास्त्री है वो ये कहते हैं कि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि अशोक ने सैन्य शक्ति को घटाया और साम्राज्य की रक्षा को कमज़ोर किया। यदि अशोक ने पूर्ण रूप से हिंसात्मक नीति को अपनाया और पशुओं के जो वध है उस पर प्रतिबंध भी लगाया, लेकिन उसने जो मृत्युदंड की जो प्रथा है उसको उसने समाप्त नहीं किया था। और 13वें शिलालेख में जैसे मैंने आपको बताया कि आठवीं जातियों को चेतावनी देता है कि यदि आपने अपराध बंद नहीं किए तो है वो कलिंग को जीतने वाली सेना है वो आपका भी नाश कर देगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अशोक के हिंसावादी नीति है वो अशोक के कारण से वो सैन्य शक्ति कमज़ोर हो गई थी, उसको भी हम उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। लेकिन फिर भी हम हम ये जो रोमिला थापर का साम्राज्य का अत्यधिक केंद्रीकरण है उसको भी है हम सही नहीं ठहरा सकते, क्योंकि साम्राज्य का केंद्रीकरण है वो शासक की योग्यता पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए है वो कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं था, अपितु विभिन्न कारणों के सामूहिक प्रभाव के कारण से ये विशाल साम्राज्य है वो एक पतन के कागार पर वो पहुंच गया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।